नमस्कार, बौद्धिक टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर। जब प्रेरक मोटर को चालू करते हैं तो रोटर की आवृत्ति होती है। जब हमारा जो प्रेरण मोटर है, इंडक्शन मोटर है, उसका जो स्टार्ट किया जाता है तो रोटर का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसकी बात कर रहा है। तो स्टार्टिंग जो रोटर का फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, एफ आर बराबर जो फॉर्मूला होता है स्लिप गुने फ्रीक्वेंसी, मतलब इसको आप स्टेटर का फ्रीक्वेंसी या सप्लाई फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। तो जब आप जानते हैं कि जब स्टार्टिंग के समय जो स्लिप का मान कितना होता है, स्लिप का मान होता है 1। स्टार्टिंग का समय स्लिप का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे होगा एफ, स्टार्टिंग का समय एफ आर बराबर हो जाएगा एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति के बराबर, मतलब जो सप्लाई आवृत्ति है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवृत्ति के बराबर किसका आवृत्ति हो जाएगा, रोटर की फ्रीक्वेंसी, रोटर का जो करंट है या वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपूर्ति आवृत्ति के समान, मतलब जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है, उसके समान हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग समय जो होता है ना, स्लिप जो होता है, स्लिप का मान होता है 1। ठीक है, मतलब पूरी तरह से रोटर जो है ना, रोटर रुका हुआ है, रुका हुआ है। जब रोटर रुका हुआ है तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, आपूर्ति आवृत्ति के समान, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है उसके समान होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर। रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जब बेरिंग का उपयोग किया जाता है तो वह समानता कौन सा होता है? रोटर शाफ्ट में जो बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है बॉल बेरिंग। तो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बॉल बेरिंग। नीडल जो इस्तेमाल किया जाता है ये ट्रैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रैक्शन के लिए। बूस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है ये छोटे मोटर में इस्तेमाल किया जाता है। छोटा मोटर, छोटा देखिएगा डीसी मोटर ये सब आएगा ना, उसमें बूस्ट बेरिंग, उसमें बॉल बेरिंग नहीं होगा। लेकिन जब थोड़ा सा हमारा जो 1 kV 2 kV ठीक है, या 1 HP 2 HP 3 HP जब मोटर होता है, या 1 kV 2 kV का जनरेटर होता है KVA का, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। मतलब छोटा मशीन में हमेशा बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ा मशीन में क्या होता है, नीडल इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे छोटा जो मशीन होता है उसमें बूस्ट बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रेरण मोटर में रोटर शाफ्ट किस धातु का बना होता है? प्रेरण मोटर में रोटर शाफ्ट किस धातु का बना होता है? तो ये बना होता है, इसको ऐसे समझिएगा, ये शाफ्ट की बात कर रहा है, और एक होता है रोटर, और ये होता है स्टेटर। ठीक है, शाफ्ट जो बना होता है वो बना होता है कास्ट स्टील का, ठीक है। ये जो बना होता है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का, और ये भी बना होता है सिलिकॉन स्टील का। मतलब रोटर और स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और जो शाफ्ट बना होता है कास्ट स्टील का बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा ना, ये इसको जो बोला जाता है हल्का स्टील जो बोला जाता है, कास्ट स्टील को क्या बोला जाता है? हल्का स्टील। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सी। ये भी आप नोट कर सकते हैं कि जो रोटर है और स्टेटर है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त सीट प्रतिरोध घटक समतुल्य प्रतिरोध के निम्न में से कौन सा सत्य है? बोल रहा कि इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो ये बोला जा रहा है कि जो हमारा नो लोड परीक्षण होता है इंडक्शन मोटर का, वो किस पर्पस के लिए होता है, कौन सा घटक हम जो है उसको मतलब फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो उसका जो ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए इंडक्शन मोटर है, ठीक है, ये इंडक्शन मोटर है, इसको नो लोड पर चलाया जा रहा है, तो इसमें क्या क्या हानि हो सकता है, ऐसे समझिए, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। नहीं तो जब इसको रटने लगेगा तो रट नहीं पाइएगा। ठीक है, रटने का कोशिश नहीं करना है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसको आपको समझने का कोशिश करना लॉजिक के साथ में। जब आप नो लोड पर इसको चला रहे हैं तो सबसे पहले समझिए कि जो बेरिंग है, मान लीजिए जो बेरिंग लगा हुआ है, या यहाँ भी बेरिंग लगा है, उसका तो घर्षण होगा, जाहिर सी बात है। जो आर्मेचर है, आर्मेचर रोटेट कर रहा है,
तो उसमें जो एयर का फ्रिक्शन है वो भी होगा, वो भी होगा। ठीक है, इसमें जब फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये एसी सप्लाई पे चलता है, फ्रीक्वेंसी जब अवेलेबल है सप्लाई में तो हिस्टैरिसीस लॉस भी होगा, ईडी लॉस होगा, और इसमें आयरन लॉस भी होगा, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा किसमें, स्टेटर में भी और रोटर में भी, क्योंकि नो लोड पे। लेकिन आयरन लॉस होता है ना, आयरन लॉस इतना कम होता है कि इसको निग्लिजिबल माना जाता है, इसको बोला जाता है कि नहीं ये नो लोड पे जो होता है ना जीरो होता है, नो लोड पर क्या होता है जीरो होता है, किसके तुलना में, फुल लोड के तुलना में। फुल लोड पे आप किसी भी इंडक्शन मोटर को ऑपरेट कर रहे हैं और नो लोड पे कर रहे हैं तो उसके तुलना में नो लोड पे जो कॉपर लॉस जो की बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आयरन लॉस लिख देते क्या, नहीं कॉपर लॉस लिख रहे हैं, आयरन लॉस नहीं कॉपर लॉस होगा। कॉपर लॉस जो होगा, ध्यान दीजिएगा बोलने में मिस्टेक हो गया है, कॉपर लॉस जो होगा जिसको हम आई स्क्वायर आर बोलते हैं, ओमिक लॉस भी बोला जाता है, उसका मान जो होता है निग्लिजिबल होता है। और हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट को बोला जाता है आयरन लॉस। ये फुल लोड पे हो या नो लोड पे हो दोनों में समान होगा, फुल लोड पे भी ऑपरेट करिएगा तो उतना ही होगा, नो लोड पे भी ऑपरेट करिएगा तो उतना ही होगा। अब इसको लॉजिक से निकालिए, हमारा फ्रिक्शन लॉस हो रहा है, बेरिंग में हो रहा है, हमारा आयरन लॉस हो रहा है, लेकिन कॉपर लॉस हो रहा है, लेकिन ये निग्लिजिबल है। तो हमारा जो यहाँ पे आप समझिएगा ऑप्शन से देखिएगा कि ऑप्शन कौन कौन सा है, वायु घर्षण, रोटर में वायु घर्षण हो रहा है, फिर यहाँ पे घर्षण हो रहा है किसमें, बेरिंग भी में भी हो रहा है, और कोर हानि हो रहा है, कोर कौन हो रहा है, हिस्टेरिसिस हो रहा है और ईडी करंट हो रहा है। कौन कौन हो रहा है, ऐसे थोड़ा सा समझिए, इस इसको डिटेल ले लेते क्योंकि हमको बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसको दोबारा लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको नो लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा बेरिंग में जो है, बेरिंग में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, जो रोटर रोटेट कर रहा है, रोटर जो रोटेट कर रहा है उसमें वायु घर्षण होगा, और हमारा इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, इसलिए क्या होगा हमारा कोर लॉस होगा, कौन कौन, हिस्टेरिसिस लॉस होगा, ईडी करंट लॉस होगा, आयरन सॉरी कॉपर लॉस होगा, लेकिन फुल लोड के तुलना में इतना कम होगा कि उसको हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि हमारा जो इसमें जो नो लोड परीक्षण पे जो हमारा जो घटक मिलेगा ना, वो घटक कौन कौन मिलेगा, वायु घर्षण और कोर हानि, वायु हानि, घर्षण हानि और कोर हानि। आयरन हानि इतना कम मिलेगा कि उसको हम निग्लिजिबल मान लेंगे। हाँ अब ध्यान रखिए, फुल लोड पे जो निकलता है ना, फुल लोड पे निकलता है कॉपर, कॉपर हानि, फुल लोड जो टेस्ट होता है उस पे कौन सा निकलता है, कॉपर हानि। यहाँ पे बोल रहा है नो लोड पे, इसलिए ये हानि होगा, इसका आंसर होगा बी। किसी इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट है 18 नंबर, किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों समतुलित तुल्यांकी गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पा सकता। किसी इंडक्शन मोटर का रोटर क्यों तुल्यकालिक गति मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल सकता। ठीक है, नहीं चल सकता, क्यों, क्योंकि जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे वो पकड़ेगा तो उसका जो स्लिप है ना, स्लिप हो जाएगा जीरो, स्लिप हो जाएगा कितना, जीरो। जब स्लिप जो जीरो होगा तो उसका टॉर्क भी हो जाएगा, टॉर्क जो होगा टॉर्क हो जाएगा जीरो, जैसी स्लिप जीरो होगा तो टॉर्क हो जाएगा क्या, जीरो। ठीक है, टॉर्क भी जीरो होगा तो स्पीड भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, इसलिए हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड मतलब एनएस पे नहीं ऑपरेट होता है, हमेशा ऑपरेट होता है एनएस से, एनआर का जो स्पीड होता है हमेशा होता है एनएस से कम होता है। ठीक है, इसका हम देखते हैं थोड़ा सा ऑप्शन से, क्योंकि वायु घर्षण ऐसा करने से रोकता है, नहीं, क्योंकि लेंज के नियम का उल्लंघन है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि फिर रोटर टॉर्क शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रोटर टॉर्क जो है ना, रोटर टॉर्क क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर स्लिप कमान जीरो होगा तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि एनएस स्पीड पे जो होता है स्लिप जीरो होता है, एनएस स्पीड अगर रोटर पकड़ लेता है तो स्लिप क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो जब हो जाएगा तो टॉर्क भी हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है, आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री फेज डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में न्यूनतम कॉन्टेक्टर की आवश्यकता होती है 4, इसका जो आंसर होगा 4 की आवश्यकता होती है। जो डीओएल स्टार्टर है, डीओएल स्टार्टर है
उसमें जो तीन तीन को तो सप्लाई होगा, एक और कंडक्टर एडिशनल होता है, तो टोटल जो कंडक्टर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। किसी प्रेरित मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि उसमें से ध्रुव 4 ध्रुव, एक मिनट, 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज और 400 चक्र प्रति मिनट, मतलब 400 आरपीएम रोटर चाल है। क्या क्या दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 4, F दिया हुआ है 50 और बोल रहा है कि 400 जो है N जो है NR जो है 400 आरपीएम है। तो इसमें बात कर रहा है कि मोटर की स्लिप को परिकल्पित करें, मतलब ये निकालना है, स्लिप निकालना है कि स्लिप का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम फॉर्मूला से चलते हैं। सबसे पहले हमारा एनआर दिया हुआ है, एनआर इसलिए है कि ये क्या दिया हुआ है, रोटर का चाल दिया हुआ। रोटर का चाल क्या होता है, एनआर होता है, रोटर स्पीड। अब हमको एनएस निकालना है। एनएस बराबर क्या होता है, 120 एफ बटा पी। 120 गुने एफ हो गया 50 हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। पोल हो गया 4, 4 तिहाई 30, 5 तिहाई 15, 1500 आरपीएम हो गया एनएस। अब हम स्लिप बराबर फॉर्मूला होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। थोड़ा सा इस डिस्प्ले को हम क्लीन कर देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, अब पुट कर देते हैं वैल्यू। एनएस आ गया 1500 माइनस 400 बटा 1500, इसको माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 1100 1500। अब इसको भागा दे दीजिए 100 से गुना करके, 1100 गुने 1500। ये 100 से इसलिए गुना किया गया क्योंकि इसको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। अब हम मोबाइल में थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारा जो है आंसर करेक्ट आ सके। इसका आंसर जो है 73.33 है, 73.33%। तो इसका जो आंसर है वो है 73.33। इसका आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है 3 फेज 400 क्या लिखा है, ये वोल्ट लिखा है या क्या लिखा है, 10 HP पिंजरी केज मोटर, स्क्वायरल केज मोटर के लिए फ्यूज का रेटिंग क्या होगा। तो इसका जो कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं, P बराबर होगा VI। ठीक है, पावर कितना दो हुआ है, इसको आप ऐसे करना 735 गुने 10, क्योंकि HP में दिया हुआ है, इसको आपको इसको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। V कितना दिया हुआ है 400, I निकालना है। ठीक है, अब हम भागा दे देते हैं, I बराबर हो जाएगा, इसको भी मोबाइल से थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 735 गुने 10 मतलब 7350 भागा हो जाएगा 400। जब भाग कर लेंगे तो इसका जो I बराबर होगा, I बराबर होगा 18.375। अब 18.375 होगा तो जितना का, ये तो हमारा रेटिंग आया। अब जितना जो रेटिंग होता है ना, रेटिंग के लगभग 1.5 गुना जो होता है ना, वो फ्यूज रखा जाता है। तो इसका लगभग 1.5 गुना करना होगा, 18 दूनी 36, लगभग 30 एम्पियर भर आएगा। तो ये 30 यहाँ पे आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर मैक्सिमम जो है 25 है। इसका जो आंसर होगा ये होगा 25। ठीक है, एक चीज और है कि जब आपको फ्यूज का कैलकुलेशन करना है ना, तो जितना HP दिया हुआ है आप उसको गुने 2.5 से भी गुना कर सकते हैं।
जब एचपी जो दिया हुआ है उसका अगर फ्यूज का कैलकुलेशन करना है कि कितना का फ्यूज होगा, तो ये मतलब ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला है कहीं, ये ट्रिक है कि आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, 2.5 से गुना करके अब इसका फ्यूज का रेटिंग निकाल सकते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं, ये नहीं होता शॉर्ट ट्रिक सोल्व करने का, वो शॉर्ट ट्रिक है सोल्व करने का। तो लगभग इसका हो जाएगा 25 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, उसमें थोड़ा सा एक समस्या आ जा रहा है कि वो मैं जो फर्स्ट स्लाइड पे लिखा हूँ वो अब देखिएगा अगला स्लाइड पे भी वो दिख रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है ना, बार बार मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है ये रिकॉर्ड करने में। तो मैं सिर्फ इसमें पढ़ूंगा और इसका आंसर मैं बताते जाऊंगा, शायद इसमें टिक अगर होता है तो ठीक है, अगर टिक नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मिट नहीं रहा है वो, क्योंकि मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिट नहीं रहा है वो, इरेज नहीं हो रहा है। तो मैं सिर्फ आंसर बताते जाऊंगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान होता है। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है बी, तुल्यकालिक गति, मतलब जिसको सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। इसका आंसर है बी। मतलब इसमें यह बोला कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसका गति क्या होता है। तुल्यकालिक गति हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में होता है सिंक्रोनस स्पीड, उसको बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि तुल्यकालिक मोटर गति का तुल्यकालिक नहीं होता है, उसका सिंक्रोनस स्पीड ही बोला जाता है, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेट करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टर उपयोग किया जाता है, वो जो उपयोग किया जाता है रोटर प्रतिरोध। ठीक है, इसमें हमारा स्टार डेल्टा नहीं कर पाएंगे, ये आप नहीं कर पाएंगे, और डेल नहीं, क्योंकि स्लिप रिंग की बात कर रहा है। बाकी अगर सिर्फ पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर में स्टार्टर कौन सा उपयोग किया जाता है, तो उसमें हमारा जो आंसर होता है 4 होता है कि वो स्टार्टर चारों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें स्लिप रिंग की बात कर रहा था, जिसमें स्लिप रिंग क्या होता है, क्योंकि स्लिप रिंग ये एक ऐसा स्टार्टर है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर ऐसा है कि रोटर के प्रतिरोध में रोटर के जो बाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ करके इसका स्टार्टर बनाया जाता है। ठीक है, अब वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़, स्क्वायरल केज में तो जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्वायरल केज में क्या होता है, केज बना हुआ था, उसमें कोई स्लिप रिंग नहीं होता है। तो ये जो सिर्फ इसका आंसर इसलिए होगा क्योंकि ये जो पॉसिबल सिर्फ है ना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए पॉसिबल है। रोटर प्रतिरोध स्टार्टर सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार से अधिक पर भार डाल दिया जाए तो इनकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ, बोल रहा है कोई इंडक्शन मोटर है पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो स्लिप तो बढ़ेगा ही, साथ साथ क्या होगा, करंट का मान भी बढ़ेगा। करंट का मान क्या होगा, बढ़ेगा, धारा का मान भी बढ़ेगा। इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर है सी, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, आंसर है सी, धारा का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल में एक रिमोट ऑन ऑफ स्विच प्रयोग किए जाए तो, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल में एक रिमोट ऑन ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो इन्हें ऑन स्विच, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं क्या है ऑन स्विच को, मतलब इसका आंसर एक्चुअली सी है। ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूं कि वो क्या लिखा हुआ है। ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समानांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में जोड़े। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है, एक रिमोट ऑन ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो उन्हें ऑन स्विच को, मतलब जो स्विच प्रयोग किया जा रहा है, रिमोट स्विच प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें ऑन स्विच के वर्तमान ऑन स्विच के समानांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच के वर्तमान में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है, आंसर है सी, इसका आंसर है सी। थोड़ा सा माफी चाहते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं इसका ठीक से सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मुझे रिकॉर्ड करने में मान के चलिए 1 से 1.25 घंटा लगता है 25 प्लस,
लेकिन क्या होता है इसमें लगभग हमको 2 से 2.5 घंटा लग गया, तो भी मैं ठीक से लास्ट में रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं बेहतर से करूँगा। ठीक है, अभी तक यहीं, चलिए, ओके, थैंक यू।